हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता गंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपनी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेकर आई हूँ, गति के नियम या लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फ़िज़िक्स की सीरीज़ में 2 टॉपिक्स को कवर किया है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मोशन के बारे में हमने पढ़ा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या होती है और मोशन क्या होता है। अगर मैं कल के टॉपिक में इंक्लूड कर देती है लॉज ऑफ मोशन तो वो टॉपिक काफ़ी लेंदी हो जाता और वीडियो लेंदी होने की वजह से वो आपको बोरिंग लगने लगता है। दैट्स वाई मैंने इसको एक अलग टॉपिक की तरह ट्रीट किया और अलग से मैं इसको आपको पढ़ाऊँगी, राइट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड हमारे चैनल सफलता गंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है सो दैट ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गति के बारे में जैसा कि हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, गति क्या होती है, गति के प्रकार हमने पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा था। अब आगे आज हम पढ़ेंगे गति के नियम। तो आप सभी को पता है कि ये जो गति के नियम हैं या जो लॉज ऑफ मोशन हैं वो किसने दिए हैं हमें? वो दिए हैं साइंटिस्ट। कौन है वो? न्यूटन। इन्हें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं या न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं। नंबर्स में बात करें तो ये 3 होते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी दूसरे शब्दों में कह देते हैं। कभी कभी ऐसे डायरेक्टली लिख कर नहीं आता है फर्स्ट लॉ, वो लिख कर आ जाता है कि जो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया है या जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन से नंबर का नियम है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको दोनों ही तरीके से पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ का जो कॉमन नेम है वो क्या है। सेकेंड लॉ की बात करें तो हम उसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और थर्ड की बात करें, हिंदी में उसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरे नियम की बात करें तो हम सभी को पता है कि तीसरा नियम जो है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं या एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। तो ये सामान्य भाषा में 3 नियम हैं न्यूटन के जो मोशन से रिलेटेड हैं, जो मैंने आपको उनका कॉमन नेम बताया। अब आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे उसकी एग्ज़ाम्पल्स के बारे में। जो क्वेश्चन आता है वो अधिकतर एग्ज़ाम्पल से ही आता है, तो मैंने पॉसिबली सारे ही एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है लिखकर। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला नियम। तो हमारा जो गति का पहला नियम है या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है, यदि कोई वस्तु आराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहती है और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहती है जब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं किया जाता। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी प्राथमिक स्थिति में ही रहना चाहती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है या मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स डालकर, जैसे अगर कोई खड़ा है तो हम उसे पीछे से धक्का ना दें, एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाएं, या कोई चल रहा है तो हम उसे आगे से आकर हाथ लगाकर रोकने की कोशिश ना करें, या वो भी एक तरीके का एक्सटर्नल फोर्स ही हुआ। फोर्स का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि फ़ोर्स हम केवल चीज़ों को मोशन में लाने के लिए ही फ़ोर्स लगाते हैं। हम चीज़ों को, मूविंग चीज़ों को रेस्ट में लाने के लिए भी हमें फ़ोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी प्राइमरी स्टेट में ही रहना चाहता है, अपनी प्राथमिक स्थिति में ही रहना चाहता है। अगर वो मूविंग स्टेट में है तो वो मूविंग स्टेट में रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध के गुण को जड़त्व कहते हैं। अब जब कोई वस्तु है, या जैसे मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, हमें कोई सामने से आके रोक रहा है फोर्स लगा के, तो हम उसका एक विरोध करते हैं।
एक हमारा एक ऑपोजिशन होता है जिसके रिजल्टेंट हम कुछ प्रतिक्रिया होती है हमारे अंदर, उसे हम जड़त्व कहते हैं या इनर्शिया कहते हैं। इसीलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस जो फर्स्ट नियम है, इसका जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है वो है कि जब हम बस में बैठे हुए होते हैं, राइट, बस में बैठे हैं और जब बस चलना प्रारंभ करती है, शुरू करती है, तो जैसे ही बस चलना शुरू करती है तो हमें एक फोर्स एक हमारे ऊपर लगता है, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ, हमें एक धक्का महसूस होता है और हम पीछे की तरफ झुकने लगते हैं। फिर अब वापस से जब बस चलने लगती है तो हम नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। उसी तरीके से जब बस चल रही होती है और जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ हम मूव करते हैं, हम आगे की तरफ थोड़ा सा 1-2 कदम हम आगे की तरफ लड़खड़ा जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि हम तो खड़े हैं, जैसे बस में हम खड़े हैं तो हम तो खड़े रहना चाहते हैं, बस मूव कर रही है ना, हम तो मूव नहीं कर रहे हैं, हम उस बस में खड़े हैं। अब उसने ब्रेक लगाया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया अचानक से, अब हमारी स्थिति क्या है, हम खड़े रहने की स्थिति में हैं और हम खड़े ही रहना चाहते हैं, हम मूव नहीं करना चाहते हैं। बट जब उसने ब्रेक लगाया तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झुक गए, आगे की तरफ हम लड़खड़ा गए। यही 2 बेसिक एग्जाम्पल हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन एग्जाम्पल्स को। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, यानी इनर्शिया जो होता है वो 2 तरीके का होता है। आराम की अवस्था का जड़त्व और एक होता है गति की अवस्था का जड़त्व। आराम मतलब सेम चीज़ कि हम रेस्ट स्टेट में हैं, हम रेस्ट में हैं, मोशन में नहीं है, मूव नहीं कर रहे हैं, तब जो हमारे ऊपर इनर्शिया काम कर रहा है उसे हम आराम का जड़त्व या रेस्टिंग इनर्शिया बोलते हैं। और गति का जड़त्व हम उसे मूविंग इनर्शिया बोल देंगे जब हम मोशन में होते हैं, राइट। जैसे अब आराम के जड़त्व में एग्जाम्पल हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया बट फिर से यहाँ देख लीजिए, गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है, पेड़ को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप बस में बैठे हैं और अचानक से बस चलना चालू होती है, स्टार्ट करती है, तो हम एक धक्का महसूस करते हैं और हम पीछे की तरफ बेंट हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारा रेस्ट इनर्शिया का। गति की अवस्था का जड़त्व अगर हम बात करें तो जैसे लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, या आप देखते हैं कि जब लॉन्ग जंप करना होता है तो ऐसे नहीं कि जहाँ पर खड़े हैं वहीं से छलांग मारी और लॉन्ग जंप हो गई, कभी नहीं हो पाएगी। पीछे से खिलाड़ी दौड़ते हुए कुछ डिस्टेंस से आता है और एक छलांग मारता है और वो कूद जाता है। चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर धक्का महसूस करना, ये मोशन एक मूविंग इनर्शिया का एग्जाम्पल है। तो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया इस तरीके से पढ़ा और लॉ ऑफ इनर्शिया काफ़ी इजी है। इसमें जो बस वाला एग्जाम्पल है ये काफ़ी कॉमन है, बट मैंने आपको 2 अलग एग्जाम्पल और बताए, कूद वाला और पेड़ को हिलाने से फल का नीचे गिरना। इस टॉपिक में जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही पूछा जाता है कि अगर इस तरीके की एक कंडीशन है तो बताइए इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, गति की अवस्था के जड़त्व को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, राइट। गति के पहले नियम से बल को परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल, गति के पहले नियम से बल को परिभाषित किया जाता है। क्या इसका, जैसे अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो मूविंग स्टेट में है या रेस्टिंग स्टेट में है तो वो अपनी स्थिति में रहना चाहती है कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी कोई बल उस पर नहीं लगता है तब तक। तो ये हमें इस तरीके से एक बल की डेफिनेशन भी देती है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही प्रभावी होगा। अब जितना द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व उतना ही प्रभावी होगा। जैसे एक रबर की गेंद और एक लोहे की गेंद ले लें तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो लोहे की गेंद है उसका मास ज़्यादा होगा और जो रबर की गेंद है उसका मास कम होगा, यानी द्रव्यमान जो है वो
कम होगा। तो दोनों को अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में रख के देखेंगे तो जो इनर्शिया का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो हमें लोहे की गेंद पर देखने को मिलेगा, ना कि रबर की गेंद पे, राइट। चलिए मूव करते हैं। चलिए इस पर रिलेटेड एक आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है गति के पहले नियम के संबंध में? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? इसके द्वारा बल की मात्रा का पता चलता है? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा इसके द्वारा बल की परिभाषा का हम पता कर सकते हैं। इसके द्वारा बल की परिभाषा प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही, ये बात तो सही है। जड़ वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमने पढ़ा कि वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, जड़त्व का जो इफेक्ट होगा या इनर्शिया का जो इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा होगा। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके द्वारा बल की परिभाषा प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करेंगे। गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग की दिशा वस्तु पर आरोपित बल की दिशा के समान होती है। इसे संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं। यह नियम हमें बल का सूत्र प्रदान करता है। पहले जो हमने फर्स्ट डेफिनीशन पढ़ी उससे हमें बल की क्या मिली? डेफिनीशन मिली, राइट, परिभाषा मिली। लेकिन ये जो सेकेंड लॉ है इससे हमें क्या मिलेगा? बल का सूत्र मिलेगा, यानी कि फॉर्मूला मिलेगा। अब हम जान लें कि संवेग और आवेग ये सब क्या है, ये जो वर्ड्स इसमें आ रहे हैं इन सब का क्या मतलब है, राइट। तो सबसे पहले जानेंगे हम संवेग के बारे में। थोड़ा सा जैसे संवेग जो होता है इसको हम P से डिनोट करते हैं, P से, स्मॉल p से हम इसको डिनोट करते हैं संवेग को। इसका फॉर्मूला होता है P = m × v, जहाँ पर P हमें पता है क्या है? वस्तु का संवेग है। m आपको पता है क्या है? उसका मास है, मास मतलब उसका द्रव्यमान। और v क्या है? उस वस्तु की वेलोसिटी, यानी कि वेग है। सो P = m × v, ये क्या है? ये संवेग का फॉर्मूला है। चलिए संवेग का फॉर्मूला हमने यहाँ से पढ़ा, P = mv, ठीक। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। इस तरीके से हमको क्या पता चला कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, राइट, ओके। यह नियम हमें बल का सूत्र भी प्रदान करता है। अभी आगे हम इससे सूत्र बनाएंगे। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया P = m × v, ये संवेग का फॉर्मूला है। यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी में हमने पढ़ा वेग जो है वो सदिश राशि होती है, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं। तो उस हिसाब से P भी हमारी क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला। आवेग की हम बात करें, आवेग किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसके समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग भी एक सदिश राशि है। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक समान होते हैं। आवेग को J के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर लिखा है आवेग का फॉर्मूला, J = F × T। J हमें पता है आवेग है, F हमें पता है कि ये हमारा बल है यानी फोर्स है, और T हमारा क्या है? ये टाइम है। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? हमारा आवेग के बराबर होता है। और आवेग किसी वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होता है। मतलब किसी वस्तु में फोर्स के कारण जो भी डैमेज हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके आवेग के। मतलब कितनी स्पीड से आपने किसी चीज़ को फेंका, जैसे एक बॉल है, एक लोहे की बॉल है, अगर आप उसे कांच पे धीरे से मारेंगे तो हो सकता है वो कांच ना टूटे, ठीक है, क्योंकि जो आपने स्पीड है वो कम है। अगर उसी बॉल को आप मारते हैं तेज़ से, दूर से, थोड़ा दूरी से तेज़ से मारते हैं तो वो शीशा डेफिनेटली टूट जाएगा, राइट। तो
स्पीड पर ये डिपेंड करता है, किसी वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होता है। अब जो भी हानि हुई है, मतलब जो आपका आवेग होगा, उस बॉल में जो आपने आवेग लगाया होगा, वो उस आवेग के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि सामने जो मिरर है उसमें कितना डैमेज होगा, राइट। नेक्स्ट हम जानेंगे, बिल्कुल, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग परिवर्तन की दर, राइट, P। सिंपली हम इसे लिखते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर P है, इसको थोड़ा क्लियर लिख लें। अब देखिए इफ़ F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, हमने पढ़ा पिछले फॉर्मूले में कि जो संवेग परिवर्तन की दर है वो बल के बराबर होती है या बल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेग परिवर्तन की दर के। अब आपको पता है जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, जब तक कोई कांस्टेंट नहीं लगाएंगे तो इनके बीच में ये इक्वल टू का साइन नहीं आ जाएगा। तो हम इसके लिए पूरा डेरिवेशन है फिज़िक्स में, उसमें हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रूल यूज़ करके लगाते हैं, बट हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना पता है, यहाँ से हम इसको आसान कर लेंगे कि F हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, राइट, और P हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू M इंटू वी। कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। अब F क्या है, वो संवेग परिवर्तन की दर है, ये हो गया हमारा संवेग। अब दर क्या होती है, यानी पर टाइम जिसमें चेंज हो रहा हो, प्रति सेकेंड जिसमें चेंज हो रहा हो, तो ऑब्वियसली बात है हमें इसे T से डिवाइड करना होगा, राइट। T से डिवाइड करना होगा प्रति सेकेंड, यानी परिवर्तन की दर अगर निकालनी है, अगर कहता है कि बल जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग के, संवेग के प्रोपोर्शनल होता तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो जाता, बट कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर के, तो परिवर्तन की दर अगर आपको निकालनी है तो पर सेकेंड या पर मिनट टाइम के साथ उसे आपको निकालना पड़ेगा ना, तो आप डिवाइडेड बाई T करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा ये आप जान लीजिए, F इज़ इक्वल टू M तो ऐसे ही रहेगा, बट आपने कहीं पढ़ा था V बाई टी क्या होता है, V बाई टी हमारा क्या होता है, ये होता है A एक्सेलरेशन भाई, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी में पर सेकेंड जो चेंज हो रहा है, एकांक समय में जो हमारे वेग में परिवर्तन की दर है, उसे ही तो हम त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ से V बाई टी को हम A लिख सकते हैं। तो ये हमारा बल का सूत्र आया जो हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है, F इज इक्वल टू M इंटू A, राइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सीधे से पूछ देगा कि बल जो है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बताइए। न्यूटन के द्वितीय नियम से बताइए बल जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और आई होप आपको ये समझ में अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमने कैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, देन MV, और उसके बाद परिवर्तन की दर T से डिवाइड करके V बाई टी को हमने A में कन्वर्ट किया, और F इज इक्वल टू M इंटू A, ये हमारा आ गया फॉर्मूला बल का। तो हमने दो चीज़ें जानी इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि पहले नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है और दूसरे नियम से हमको बल का सूत्र मिलता है, राइट। चलिए मूव करेंगे अब हम आगे। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर डायरेक्टली ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। वो आपको दे देते हैं P की वैल्यू और M की वैल्यू, और कहते हैं निकालिए काइनेटिक एनर्जी। अब हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। अब mv² हाफ mv², मतलब इसमें कहीं P का यूज़ तो हो नहीं रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब जो वैल्यू दे ही नहीं रखी है या जो फॉर्मूले में आती ही नहीं है उसको हम निकालेंगे कैसे। बट ऐसा नहीं है, जो रिलेशनशिप नहीं होता है उसे यहाँ पर हम इस्टेब्लिश करेंगे, राइट। अब संवेग यानी P, और हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करेंगे। कैसे स्थापित करेंगे, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है K, ये क्या होता है, ये होता है हाफ mv² के बराबर होता है, राइट। और आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ m.v इंटू वी, भाई v² है तो v इंटू वी भी लिख सकते हैं। अब हमने अभी जस्ट एक लाइन पहले पढ़ा कि जो P होता है, P का फॉर्मूला संवेग का वो mv होता है, तो इस mv को हम P लिख सकते हैं,
राइट। इस mv को हम p लिख सकते हैं, या mv को हम p लिख सकते हैं। ये हो गया, हाफ कहाँ गया, हाफ हम नीचे 2 लिख देते हैं, और ये v हो सकता है, राइट। अब ये mv को हम p लिख देंगे। जब इस mv को हम p लिख देंगे तो p, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, pv/2, pv/2। इस तरीके से pv/2 भी हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। मतलब अगर आपको m नहीं दिया हुआ है, राइट, अगर आपको संवेग दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी दी हुई है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर हमें m दिया हो तब हम क्या करेंगे, और वेलोसिटी ना दी हो तब क्या करेंगे। उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। देन हम क्या करेंगे, हाफ को ऐसे ही लिखेंगे, मैं आपको करके बताती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी एज़ यूजुअल हमें पता है फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हाफ को ऐसे ही लिखेंगे, mv², यहाँ पर एक m की कमी है, अगर यहाँ पर एक m आ जाता तो m² v² हो जाता, तो ये p² बन जाता। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड करेंगे। आपको ही पता है कि अगर सेम क्वांटिटी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये आपस में कट जाएगा, तो मतलब एंटिटी बेस फॉर्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें यहाँ काटना नहीं है। हम m से डिवाइड एंड m से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या बनेगा, यहाँ हाफ ऊपर बन जाएगा m² v², और नीचे क्या बन जाएगा, खाली m, राइट। अब इस mv को आपको पता है p = क्या होता है, m × v होता है। तो mv, तो ये हो जाएगा p², क्योंकि 2 स्क्वायर है m² v², तो ये p² हो जाएगा अपॉन ये m हो जाएगा। यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m। मैंने आपको इससे प्रूफ करके बता दिया कि कैसे आएगा। डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है। अगर वेलोसिटी कहीं नहीं दी हुई है, मास और मोमेंटम दिया हुआ है, यानी संवेग दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको मास कहीं नहीं दिया हुआ है, मोमेंटम और वेलोसिटी दी है, तो आप जो मैंने इससे पहले आपको फॉर्मूला बताया वो बता सकते हैं। उस फॉर्मूले को लगाकर आप निकाल सकते हैं, अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं, या कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है कि गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। हाँ, हमने ये पढ़ा है, p² के समानुपाती होती है, बिल्कुल, तो ये सही हो जाएगा। मतलब हमें तो असत्य ढूंढना है ना, तो उस हिसाब से ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। गति का दूसरा नियम बल की मात्रा प्रदान करता है। अब सूत्र दे रहा है तो मात्रा भी देगा, ये भी सही हो जाएगा, बट हमें तो असत्य ढूंढना है। आवेग की मात्रा वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होती है, बिल्कुल सही बात है, बट हमें तो फॉल्स ढूंढना है, तो ये भी क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। वैसे ये करेक्ट है, संवेग एक अदिश राशि है। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें पता है p = m × v, जो कि v भी वेक्टर क्वांटिटी है और p भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब ये फॉल्स है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गति के दूसरे नियम के उदाहरण। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं, जैसे कैच लपकते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों को पीछे की ओर खींचना। जब आप देखेंगे कि जो क्रिकेट में जब कैच आता है, जब वो कोई कैच पकड़ता है, तो जो क्रिकेटर होता है वो अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर जाता है, राइट। वो इसीलिए ताकि जो चोट है, मैंने आपको क्या बताया, जो चोट है, अब मैंने आपको भी आवेग पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि जो आवेग है वो J = F × T होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया J = F × T। मैंने कहा टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, ठीक है, देखिए अगर आप बॉल को फेंकते हैं कम स्पीड से, स्पीड कम मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग रहा है उस तक पहुंचने में, तो उसके अंदर जो आवेग है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और नुकसान कम होगा।
सेम अगर बॉल को बहुत स्पीड से फेंकेंगे, मतलब एक बॉल 5 सेकंड में मिरर तक पहुंची तो वो नुकसान ज़्यादा करेगी, या एक बॉल जो 1 सेकंड में मिरर में पहुंच गई, सेम डिस्टेंस से मिरर तक पहुंच गई, तो वो ज़्यादा नुकसान करेगी क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, उसमें आवेग जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब फोर्स इंटू टाइम वो ज़्यादा होगा, उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, टाइम जो आपने फेंका है वो भी ज़्यादा होगा। अब क्रिकेटर क्या करता है, अब उसके हाथ में बॉल आई, अगर वो डायरेक्टली सीधे बॉल पकड़ लेगा तो उसके हाथों में चोट ज़्यादा लगेगी। अगर वो हाथ को बॉल पकड़ते हुए हाथ को पीछे लाता है तो वो टाइम इंक्रीज़ करता है, ज़्यादा नहीं, कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स में इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से उसमें उसके हाथों में चोट जो है वो कम लगती है। बस यही लॉजिक है इसका। नेक्स्ट है, खिलाड़ी यदि रेतीली और पानी की सतह पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है, परंतु सख्त सतह पर गिरने पर उसे चोट अधिक लगेगी। बिल्कुल, ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा सेकेंड लॉ का। चलिए, दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा थर्ड लॉ है, इसे हम बहुत ही फेमस क्रिया प्रतिक्रिया, राइट, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, या एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। चलिए आगे जाने इसके बारे में। यह नियम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों को के अध्ययन से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल, एवरी फोर्स हैज़ इक्वल बट ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। चलिए आगे जानेंगे हम इसके बारे में। क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। बिल्कुल, जो क्रिया कर रहा है जैसे वो अलग चीज़ पे काम करेगा, और जो प्रतिक्रिया कर रहा है वो भी अलग चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे रॉकेट प्रक्षेपण, जो रॉकेट प्रपल्शन होता है, जब रॉकेट को हम प्रपल्शन हो रहा होता है, जब हम उसको भेज रहे होते हैं, जब वो एक तरीके से स्टार्ट हो रहा होता है, तो क्या होता है, ये जैसे रॉकेट है, मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है, ये रॉकेट है, अब ये लॉन्च होने की पूरी जो है भैया तैयारी इसने कर ली है, तो क्या होगा, और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ की सरफेस है मान लीजिए। अब रॉकेट क्या करता है कि यहाँ से बहुत बहुत ही स्पीडी, बहुत ही कह सकते हैं एक आग की तरह यहाँ से ऐसे निकलती है ना, यहाँ से फायर वेव्स निकलती हैं, वो जो उसमें जो भी फ्यूल होता है, जब वो बर्न होता है, जब वो जलता है फ्यूल, तो यहाँ से आग निकलती है, तो ये जो फ्यूल जो आग निकल रही है एक फ़ोर्स क्रिएट करती है हमारी अर्थ की सरफेस पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, अर्थ पे। और सिमिलरली अब अर्थ भी क्या करेगी, उतना ही, याद रखिएगा, इक्वल, इसके डेफिनेशन में ही है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, उतने ही मैग्नीट्यूड का। सब मान लीजिए कि रॉकेट ने अर्थ पे 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट किया, ठीक है, इसने इस पर ये 10 न्यूटन का फोर्स ये लगाया अर्थ की सरफेस पे। अब अर्थ भी 10 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगी इस रॉकेट पे, और क्या करेगी, इसने जब रॉकेट ने अर्थ पे लगाया कोई बात नहीं, बट जब अर्थ रॉकेट पे लगाएगी तो वो क्या करेगा, वो रॉकेट को ईजिली लॉन्च होने में हेल्प करेगा। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है, जो रॉकेट फोर्स लगा रहा है अर्थ सरफेस पे वो पॉजिटिव 10 न्यूटन है, बट जो अर्थ सरफेस लगाएगी रॉकेट पर वो नेगेटिव 10 न्यूटन हो जाएगा, ऑपोजिट होता है, राइट। चलिए, तो एग्जाम्पल हमने पढ़ा रॉकेट प्रक्षेपण यानी रॉकेट प्रपल्शन, गोली बंदूक से गोली चलने पर पीछे की तरफ एक जो धक्का लगता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तैराक द्वारा हाथों व पैरों से पानी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना। बिल्कुल, अगर मान लीजिए ये एक लड़का है और ये ऐसे पानी में तैर रहा है, ये पानी है, ये पानी है, पानी में तैर रहा है, तो जब ये हाथों से अपने इस पानी को ऐसे ऐसे हटाएगा तो इसने फोर्स लगाया हटाने में, और यही तो ये पानी भी इसको पीछे से फोर्स लगाएगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से फोर्स लगाएगा तो ये लड़का, इसका रिजल्ट क्या होगा कि लड़का जो है वो आगे मूव कर जाएगा और इसी तरीके से वो तैरने लगेगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिए अपने गति के तीनों नियम,
बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम्पल्स इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, एग्ज़ाम्पल से ही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कि आपसे एग्ज़ाम्पल दे देगा और पूछेगा इनमें से ये न्यूटन के कौन से नंबर के लॉ को फॉलो करता है। तो नंबर प्लस वो नंबर पे उसका कॉमन नेम क्या है कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, या लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है, ये भी आपको पता ज़रूर होना चाहिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आप गति के नियम, यूनिट डायमेंशन, इनका एक अच्छे से रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, और जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका जवाब, उसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, राइट। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा फोर्स का होगा। हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।